ठीक है, फेमस प्लेसेस इन इंडिया पढ़ेंगे। तो फेमस प्लेसेस इंडिया में वही हिस्टोरिकल प्लेसेस ही हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं और जो फेमस प्लेसेस भी हैं। ठीक है, तो इससे एक तो आपका हिस्ट्री वाला भी थोड़ा कवर हो जाएगा, साथ में ही आपको ये जीके का भी पार्ट कवर हो जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं और किन किन प्लेसेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस मेरे को लगती थी वो सब मैंने इसमें डाली हुई हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले है जयपुर का अमेर फोर्ट। क्या नाम है? अमेर फोर्ट ऑफ जयपुर, राजस्थान। ऐसे राजस्थान में बहुत सारे किले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जयपुर वाले एरिया में बड़े सारे किले हैं जो इंपॉर्टेंट है पुराने टाइम पे। ठीक है ना। तो ये किसने बनाया था? 16th सेंचुरी में राजा मान सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? राजा मान सिंह को जानते हो ना? राजा मान सिंह ये राजा मान सिंह वन है। राजा मान सिंह इन्हीं की फैमिली में एक राजा मान सिंह हैं जो अकबर के मनसबदार थे। अकबर के साथ जिनके काफी अच्छे रिलेशन थे। ठीक है, उन्हीं की फैमिली की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें कैसा आर्किटेक्चर हुआ है? इट इज अ ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड मुगल आर्किटेक्चर। देखो, एक आपको बात समझनी होगी कि एंशियंट इंडिया में अलग टाइप का आर्किटेक्चर इंडिया में यूज होता था। ठीक है, एंशियंट इंडिया में क्या होता था कि ज्यादातर पत्थरों से काम होता था। ठीक है, और सीमेंटिंग मटेरियल जो था ना वो लाइम मोर्टार का यूज नहीं करते थे, सीमेंट का यूज नहीं करते थे। कुछ और उनके देसी सीमेंटिंग मटेरियल्स होते थे जिनका वो यूज करते थे। ठीक है, और बड़े बड़े ज्यादा जो स्ट्रक्चर्स हैं एंशियंट इंडिया के, सारे स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे हैं? स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं। और एंशियंट इंडिया में क्या था, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स हैं रिलीजियस। जो भी एंशियंट इंडिया का हमें स्ट्रक्चर मिला है सारे के सारे क्या हैं? रिलीजियस टेम्पल आर्किटेक्चर ही है हमें हमें जो एंशियंट इंडिया के हमें मिले हैं। ठीक है, बट मिडिवल इंडिया में फिर हमें आके कि जब मुगल्स इंडिया में आ गए तो उन्होंने एक तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का जो तरीका था वो भी चेंज किया। दूसरा, बिल्डिंग्स किसके लिए बनाई जा रही हैं वो भी उन्होंने चेंज किया। तो उन्होंने एक तो रिलीजन उनका चेंज था, अलग था। ठीक है, तो उन्होंने हिंदू की जगह मुस्लिम रिलीजन्स के लिए बनाना चीजें स्टार्ट की। तो जो हिंदू टेम्पल्स थे उनको कन्वर्ट करके उन्होंने मस्जिदें बनाना स्टार्ट की। अब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था? हिंदू जो मंदिर होते थे ना वो स्टार्टिंग में बनते थे फ्लैट वाले, जैसे ये इसका रूफ है फ्लैट, फ्लैट रूफ टेम्पल्स बनते थे। और ज्यादा जिनका स्ट्रक्चर लिंटल जिनका कैसा होता था? फ्लैट। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होते थे मोस्टली। बाद में फिर उसमें उन्होंने जब इनोवेशन की तो नगरा स्टाइल डेवलप हुआ। ठीक है, नगरा स्टाइल में क्या होता था, ऐसे एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता था ऊपर मंदिर का, है ना, कर्विलिनियन स्ट्रक्चर बनता था। फिर द्रविड़ साउथ इंडिया में थोड़ा थोड़ा सा अलग स्टाइल था पर ऐसा ही पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर थे। पर मिडिल इंडिया में क्या हुआ, जब मुगल्स इंडिया में आए तो उन्होंने वहां से चीजें कॉपी की मिडिल ईस्ट से। ठीक है, तो उन्होंने अपना स्टाइल थोड़ा ऐड किया। तो अपने स्टाइल में उन्होंने क्या किया, सर्कुलर शेप चीजें बनाना, डोम शेप चीजें बनाना स्टार्ट की। ठीक है, जो भी आपको मुगल स्ट्रक्चर दिखेंगे सारे डोम शेप हैं। उनका रूफ कैसे? डोम शेप, गुंबज की शेप में है। ठीक है, आपको हिंदुओं में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा कोई जिसका जो ऊपर रूफ है वो गुंबज की शेप में। वो सिखों ने बाद में बनाए, फिर वो तो बड़ी लेट बाद में, है ना, 16th सेंचुरी के बाद उन्होंने बनाना स्टार्ट किए। तो यही डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो, जो राजपूत आर्किटेक्चर था, जो राजस्थान में आर्किटेक्चर बना, उसमें ना दोनों स्टाइल्स मिक्स थे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हिंदू स्टाइल्स मिक्स थे, दूसरा उनके साथ मुस्लिम आर्किटेक्चर भी मिक्स था। ठीक है, तो दोनों से कुछ, जैसे मुस्लिम आर्किटेक्चर में किस चीज का, सीमेंटिंग मटेरियल का यूज होता था। ठीक है, लाइमस्टोन का यूज होता था एज ए सीमेंटिंग मटेरियल जोड़ने के लिए। ठीक है, दूसरा ब्रिक का भी यूज हुआ मुगल्स के टाइम में, इतना ज्यादा नहीं पर ब्रिक का भी यूज हुआ। रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ, व्हाइट ग्रे सैंडस्टोन का यूज हुआ। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंस आ गया। ठीक है, मार्बल का यूज हुआ, व्हाइट मार्बल, प्योर व्हाइट मार्बल का यूज हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ अलग अलग चीजें हैं, ये हम आगे देखेंगे। अब क्या है, हिंदू एंड मुगल स्ट्रक्चर का क्या है, मिक्स है ये राजपुरा आर्किटेक्चर जो भी है। ठीक है, कहां पे है ये अमेर फोर्ट? हाँ, हिल के टॉप पे है और इसके बेस पे एक लेक है। उस लेक का क्या नाम है? माउटा लेक। क्या नाम है? माउटा लेक। इसके बेस पे है ये जो फोर्ट है, इसके बेस पे एक लेक। ठीक है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया हुआ है। यूनेस्को क्या करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा उन हिस्टोरिकल प्लेसेस को देता है जो इंपॉर्टेंट है, जिनका बचाना जरूरी है। हेरिटेज मतलब पुरानी चीजें जो हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है ना, तो ऐसी पुरानी चीजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब इंपॉर्टेंस मिल जाती है उसको ज्यादा। ठीक है ना, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया हुआ है। दूसरा, ताजमहल सबसे फेमस इंडिया में है ना।
अब ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। कौन सी स्टेट में पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था इन 1632। और किसकी याद में बनाया? मुमताज महल की याद में बनाया। अब प्यार की याद में बनाया कि क्यों बनाया हमें नहीं पता है भाई, ठीक है। मुमताज महल उसकी 13वीं बीवी थी और 14वां बच्चे को पैदा करते हुए उसकी डेथ हो गई थी। तो अब कितना प्यार करते थे ये डिबेटेबल मसला है, ठीक है ना। तो पर बोलते हैं कि जो है ये मुमताज महल के लिए उन्होंने बनाया, ठीक है ना। अब इसमें जो यूज किया गया किसका? पूरा मुगल आर्किटेक्चर है ये, ठीक है। प्योर मुगल वाइट मार्बल से बना हुआ है पूरा का पूरा ही, है ना। और ये वाइट मार्बल जो इसमें लगा है ये बेसिकली कहाँ से लाया गया था? राजस्थान से। राजस्थान में एक जगह है मकराना, ठीक है, वहां से ये वाइट मार्बल जो है इन्होंने लाया था। अच्छा, दूसरा इसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी हुई है, दीवारों पे इंट्रिकेट ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। तो काफी मेहनत का काम इसमें हुआ है, ठीक है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था 1983 में, ठीक है। और कितने साल लगे थे ताजमहल को बनने में? 22 साल लगे थे। कितने साल लगे? 22 साल लगे, ठीक है। इतना भी कोई किससे कौन प्यार करता है कि 22 साल एक स्ट्रक्चर बनाने में लगा दे, ठीक है ना। ये सब बकवास की बातें हैं। नेक्स्ट देखो, अमरनाथ केव। ये तो आप सब जानते हो, अमरनाथ केव कहाँ पे है? हाँ, हाँ, जम्मू कश्मीर में हमारे, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। हिंदू पिलग्रिमेज साइड है, यहाँ पे हिंदू लोग क्या करने जाते हैं? अपनी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, ठीक है ना। और किसको डेडिकेट है? कौन से भगवान को? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और श्रावण सावन का जो महीना होता है तब ये यात्रा जो है स्टार्ट होती है। और ऐसा माना जाता है कि ये 5,000 साल पुरानी गुफा यहाँ पे है, ठीक है। तब से ये जो है चलती आ रही है। फिर इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है। क्या आप जानते हो ये अमरनाथ गुफा की स्टोरी? क्या स्टोरी है? कबूतर। फिर किसकी? सुना कौन रहा था? फिर हाँ, तो ऐसा हुआ, ऐसा था कि पार्वती जी ने एक बारी, देखो हिस्ट्री में जब भी हिस्ट्री क्या, आप कोई भी हमारा पुराण पढ़ोगे जो शिव के रिलेटेड पुराण होगा उसमें डिस्कशन है शिव जी और पार्वती के, ठीक है। शिव के रिलेटेड कोई भी पुराण पढ़ोगे, शिव पुराण पढ़ोगे या फिर कोई भी जिसमें शिव जी की कथा है, उसमें हमारा कोई भी ग्रंथ है ना, उसमें क्या होता है? डिस्कशंस होती हैं। जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हो तो उसमें डिस्कशन है, किस किस की डिस्कशन है? अर्जुन और कृष्ण की डिस्कशन है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक हमारा ग्रंथ किसी की डिस्कशन, दो लोग डिस्कशन कर रहे हैं लाइफ के बारे में कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लाइफ है, तो वो आपको मैसेज देना चाहते हैं आने वाली जनरेशंस को कि लाइफ को कैसे समझना है आपको अच्छे तरीके से। तो अब क्या हुआ कि एक बार ये कथा है कि सीता माता, सॉरी, पार्वती माता ने क्या किया? शिवजी भगवान को बोला कि देखो आप तो अमर रहते हो, है ना, आपका बार बार जन्म नहीं होता है, पर मेरा बार बार जन्म होता है और मैं हर बार मेरी डेथ हो जाती है, फिर मुझे दोबारा जन्म लेके आपसे शादी करनी पड़ती है। तो मुझे भी कुछ ऐसा दो भाई कि मैं भी अमर हो जाऊं। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है, मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा और अगर तूने वो पूरी कथा सुनी तो तू भी अमर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो है भगवान की कथा और भगवान की कथा जो सुनता है वो अमर हो जाता है, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक अलग है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तो कथा सुनने को तैयार हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए कोई ऐसी जगह जाना होगा जहां पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है हम जाते हैं। तो वो अमरनाथ की गुफा उन्होंने चुनी और वहां पे गए। और शिव जी ने बोला कि देखो एक शर्त है इसमें कि आपको पूरी कथा में क्या नहीं करना है? सोना नहीं है। और आपको को सोना नहीं है तो पता कैसे चलेगा शिव जी को कि सोई नहीं है? उन्होंने बोला कि आप ना मेरे को हर 2-2 मिनट के बाद जैसे आप किसी को कोई बात सुनाते हो तो अगला बंदा करता रहता है ना, तो उन्होंने बोला कि अब आप करते रहना और मैं समझ जाऊंगा कि आप सुन रहे हो ये कथा। उन्होंने बोला ठीक है। तो जब कथा स्टार्ट हुई तो वो सुनते रहे, उन्होंने करते रहे, बाद में उनको आ गई नींद, ठीक है। अब नींद आ गई और वो सो गए और उधर ही दो कबूतर बैठे थे। अब कबूतर भी करते रहे पूरी कथा, ठीक है। तो शिवजी महाराज को लगा कि भाई ये जो है पार्वती माता सोई नहीं है, यही कर रही है। वो तो अपनी कथा सुनाने में आंखें बंद करके मस्त थे, उन्होंने पूरी कथा सुनाई। अब पार्वती माता तो सो रही थी और ये कथा किसने सुनी? कबूतरों ने। और ऐसा बोला जाता है कि कबूतर अमर हो गए, ठीक है। अब इसके पीछे समझने का अलग वो है ये। अब असली में ये जो भी माइथोलॉजिकल कथाएं होती हैं वो स्टोरी को नहीं आपको याद रखना है, आपको उसका लॉजिक पीछे याद रखना होता है। कि अगर जब भी आप कथा सुनते हो तो हमेशा नींद आएगी आपको। क्यों?
जब भी आप कोई भी भगवान का काम करोगे ना, आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि हमारा दिमाग बोर हो जाता है उससे। तो फिर दिमाग बोरिंग चीजें नहीं करना चाहता। भगवान के में दिमाग लगाओगे वो बोर हो जाएगा, वो सो जाएगा। ठीक है, कबूतरों ने सुना तो वो अमर हो गए। तो भगवान की कथा जो सुनेगा अमर हो जाएगा। अमर होने का क्या मतलब है? देखो, ये शरीर तो अमर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बूढ़ा होगा और मर जाएगा, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा कि आप ये शरीर नहीं हो। ये समझना ही अमरता है। ठीक है, तो जिसने ये समझ लिया कि ये शरीर मैं हूं ही नहीं, अपने आप को आइडेंटिफाई जब इंसान शरीर के साथ नहीं करता है, तो फिर वो मरता भी नहीं है, फिर उसको मरने का कोई दुख भी नहीं है। क्योंकि मरने का दुख उसी को होता है जिसको अपने शरीर से प्यार है। तो जिसको शरीर से प्यार नहीं है, जिसको शरीर से ऊपर कुछ ऐसा मिल गया, जिसको लग रहा है कि शरीर बेकार है, अब शरीर तो क्या है, एक मतलब शरीर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर के ही थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो। शरीर नहीं है तो फिर आपके पास मीडियम नहीं है, बट वो सिर्फ मीडियम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके ज्यादा उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, उसको बस आप रखो अपने पास, उसको अच्छा से रखो, बस उससे ज्यादा उससे प्यार मत करो। तो ये इस कथा का वो है। तो अमरनाथ के, तो कब जब हम यहाँ जाते हैं तो हमें ये स्टोरी दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें यही कथा है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? कोणार्क सन टेम्पल, सुना है इसके बारे में? हाँ। सन टेम्पल का मतलब है कि किसको डेडिकेटेड है? सूरज भगवान को, सूरज को। अब हमारे देश में क्या था, पहले जो रिलीजन था वो ऐसा ही था कि नेचर की ही चीजों को हम क्या करते थे, रिवेयर। जैसे रिवर्स को पूजा कर रहे हैं, माउंटेन्स को मान रहे हैं, हिमालयास की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, सन को गॉड मान रहे हैं, चंद्रमा को पूज रहे हैं। हाँ, बारिश का। ठीक है, तो क्यों नेचर, क्यों? क्योंकि नेचर से ही तो सब, नेचर है तो हम हैं, नेचर नहीं है तो हम भी नहीं है। हाँ, क्या? हाँ हाँ, नोट पे पता नहीं कौन सा, पर ये हाँ कोणार्क सन टेम्पल है उस पे। तो ये कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे? उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। किसने बनाया था? 13th सेंचुरी में नरसिम्हा देवा वन ने बनाया। किसने बनाया? नरसिम्हा देवा वन ने। और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? गंगा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी को? गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। सन गॉड को ये हमने डेडिकेट किया है। और इसके इस मंदिर की जो शेप है वो किसकी तरह है? चैरियट की तरह, समझते हो ना, चैरियट, रथ। हाँ, रथ की तरह है। और इसमें क्या है, कितने पहिए हैं? 12 पहिए इसमें। ठीक है, और ये 12 पहिए किसको वो कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं? सन की मूवमेंट को सिंबलाइज कर रहे हैं। स्काई में जो सूरज की मूवमेंट है उसको सिंबलाइज कर रहे हैं ये पहिए। ठीक है। उसके बाद इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, कब? 1985 में। ठीक है। इसको ब्रिटिशर्स क्या बुलाते थे, ये भी याद रखना। ब्रिटिशर्स सन टेम्पल को किस नाम से बुलाते थे? ब्लैक पगोड़ा। किस नाम से? ब्रिटिशर्स, ब्लैक पगोड़ा। अब ये पगोड़ा बेसिकली जो वर्ड है, ये ब्रिटिशर्स यूज करते थे। जो स्ट्रक्चर्स हैं पुराने टाइम के, एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो भगवान को डेडिकेट है, उनको पगोड़ा बोला जाता था। ठीक है। तो क्योंकि ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ब्लैक कलर का दिखता है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया इन्होंने? ब्लैक पगोड़ा। क्या नाम दिया? ब्लैक पगोड़ा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक और मंदिर है उड़ीसा में, बड़ा फेमस। कौन सा मंदिर है? बड़ा फेमस मंदिर है। जगन्नाथपुरी। ठीक है। जगन्नाथपुरी एक और फेमस टेम्पल है उड़ीसा का। और जगन्नाथपुरी को ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं? व्हाइट पगोड़ा। क्या बोलते हैं? वो भी लिख लेना। ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पे? पुरी में। ठीक है। और इसको क्या बोलते थे? व्हाइट पगोड़ा। समझ में आ गया? तुम पकड़ के गाड़ी मेरे गाँव मैं मिलूंगा। टेस्ट दिया था आपने आंचल सुबह? आपको पेपर चेक नहीं हुआ अभी? आपका भी टेस्ट लेना है। हाँ, जो एक तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज पढ़ ली ना हमने। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, ये इम्पोर्टेंट लोकेशंस जो भी प्लेसेस हैं, और ये यूनाइटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ी, यूनाइटेड नेशंस और सार्क, एशियान, इनका टेस्ट लेंगे आपका, वेंसडे को रख लेंगे।
आज क्या है, सोमवार है ना, मंगल बुधवार को, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सी है, चिल्लिका लेक। चिल्लिका लेक कहां पे है, चिल्लिका लेक कहां पे, उड़ीसा में। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश तीनों के बॉर्डर पे है ये, ठीक है। तीनों इसको शेयर करते हैं, पर ज्यादा पोर्शन इसका कहां पे, उड़ीसा में, ठीक है ना। तो इसको रामसर, यूनेस्को ने रामसर साइट का दर्जा दिया हुआ है। रामसर साइट्स बेसिकली वो वेटलैंड्स हैं जो इंपॉर्टेंस की वेटलैंड्स हैं, जिनका होना जरूरी है, ठीक है, जिनकी प्रोटेक्शन जरूरी है, उनको हम रामसर साइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है ये चिल्लिका लेक, एक तो ये इंडिया की लार्जेस्ट सलाइन लेक है, क्या है, नमकीन लेक, इंडिया की लार्जेस्ट। ऐसे तो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वुलर लेक, ठीक है। वैसे ही ये लार्जेस्ट कौन सी है, सलाइन लेक है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल होता है, हर साल एक फेस्टिवल। हाँ, हाँ इंडिया की है, हाँ हाँ, सलाइन वाटर लेक, लेक फ्रेश वाटर नहीं, पेपर में क्वेश्चन आया फ्रेश वाटर तो वुलर लेक होगी, ठीक है। सलाइन आया तो फिर ये वाली होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल होता है जिसका क्या नाम है, कालीजाई, क्या नाम है, कालीजाई। अब ये ना, ये जो साइट है ये एक बर्ड सेंचुरी भी है। बर्ड सेंचुरी हम उस एरिया को बोलते हैं जहां पे ना बर्ड्स आते हैं उड़ के, बर्ड्स पता है पूरा साल ना ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इनका एक माइग्रेटरी रूट होता है, पूरी दुनिया में ये ट्रेवल करते हैं, बीच बीच में कोई कोई जगह रुकते हैं, ठीक है। तो ये भी चिल्लिका लेक वन ऑफ द प्लेसेस है जहां पे ये बर्ड्स आके रुकते हैं, ठीक है। जब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से उड़ के आते हैं तो चिल्लिका लेक में उड़ते हैं, फिर इधर से वापस इधर से रशिया वाली साइड जाते हैं उड़ के, ठीक है। तो इस रूट का हिस्सा है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बर्ड सेंचुरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट इमाम बाड़ा, इसका इसको बड़ा इमाम बाड़ा बोलते हैं बेसिकली। ये बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे, लखनऊ में, कहाँ पे, लखनऊ में। 1784 में बनाया था किसने, नवाब आसफुद्दौला ने, किसने, आसफुद्दौला ने बनाया था, जो कहाँ का नवाब था, अवध का नवाब था। कहाँ का नवाब था, अवध का नवाब था। और ये क्यों बनाया इसने, क्योंकि उस टाइम पे आया था फेमाइन, वहां पे अकाल पड़ा था, और अकाल जब पड़ा तो लोगों के पास पैसा नहीं बचा, खाने को खाना नहीं बचा, ठीक है। तो इसने क्या किया, काम लगा दिया। अब काम लगाएगा तो उससे लोगों का इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खाना खरीद पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको बनाने का मकसद था कि लोगों को इंप्लॉयमेंट मिले। ऐसे ही देश में अगर कभी भी सरकार ये चाहे कि देश में लोग बेरोजगार हैं बड़े, यहाँ लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, तो लोग सरकार अगर कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे, जैसे अगर कहीं हाईवे बन रहा है तो उसमें कितने लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल जाती है, मिलती है ना, तो उससे उनका रोजगार चल जाता है, घर का सिस्टम सही हो जाता है, ठीक है। वैसे ही ये हमेशा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, उससे लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलती है, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, इसका सेंट्रल इमाम बाड़ा जो है, इसका सेंट्रल हॉल कितना बड़ा है, इसी के लिए ये फेमस है। 50 मीटर का इसका सेंट्रल हॉल है, और इस पूरे सेंट्रल हॉल में एक भी पिलर नहीं है, 50 मीटर बिना पिलर के खड़ा है ये, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हजरत अब्बास का टॉम्ब है, मतलब उनको दफन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक भूल भुलैया भी है, बेसिकली ये राजा ने बनाई थी भूल भुलैया, कि बाहर से कोई अटैक करे, ऐसे एक मतलब सीढ़ियाँ बनाई है, स्टेयर केस बनाए हैं इस हिसाब से कि एक साइड से सीढ़ी उतरोगे, दूसरी साइड से नीचे उतर जाओगे, आप ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, ऐसे गोल गोल सीढ़ियाँ बनाई हैं, समझिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसी वो फेमस है इसकी भूल भुलैया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है, ये राजस्थान के माउंट आबू एरिया में है। कहाँ पे, माउंट आबू बेसिकली राजस्थान का ओनली हिल स्टेशन है। राजस्थान में हिल स्टेशन तो है नहीं, राजस्थान रेगिस्तान है मैक्सिमम, ठीक है। तो लेकिन माउंट आबू एक हिल स्टेशन है राजस्थान में, और उसी माउंट आबू के पास में ही ये क्या है, दिलवारा टेम्पल है। बेसिकली ये टेम्पल जो है जैन कम्युनिटी ने बनाया हुआ है अपने लिए, ठीक है, जैन लोगों का मंदिर है। तो और किसको डेडिकेटेड, टू द तीर्थंकर्स। जैन में जो अवतार होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, तीर्थंकर। जैसे हिंदुओं में अवतारों को अवतार बोलते हैं ना, वैसे ही जैन लोग क्या बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं, ठीक है। और इसी दिलवारा टेम्पल में ही एक और मंदिर है जिसका नाम है विमल वसाही टेम्पल। क्या नाम है, विमल वसाही टेम्पल है, जो किसको डेडिकेटेड है, आदिनाथ, जो पहले तीर्थंकर थे इनके, ऋषभनाथ भी जिनको बोला जाता है। इनमें 24 तीर्थंकर हुए हैं वैसे जैन्स में, कितने, 24 तीर्थंकर, और जो पहले थे उनका नाम था आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ उनको बोला जाता था। उनके लिए ये मंदिर बनाया हुआ विमल वसाही। और इसमें कौन से मार्बल का यूज किया, व्हाइट एंड पिंक मार्बल का इसमें यूज हुआ है, दिलवारा टेम्पल, याद रहेगा। हाँ,
आप ये लोकेशंस भी याद रख लोगे, आपके लिए उतना भी बड़ा है। मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको काम आए बाद में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन अजंता केव्स। ये अजंता और एलोरा केव्स हैं, बेसिकली दो सेट ऑफ केव्स हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और ये बड़े लंबा टाइम लगा इनको बनने के लिए। ठीक है, कब से कब तक बनी है? 2nd सेंचुरी बीसी से लेके और 6th सेंचुरी एडी तक, लगभग 600 साल के टाइम पीरियड के बीच में बनी है। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पे बनाई होंगी। ठीक है, बट मैक्सिमम इसमें जो रोल प्ले किया है इसको बनाने में वो किया है वक्का टक्का किंग्स ने। किसने? वक्का टक्का किंग्स ने। और जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन था? हरिसेना। कौन था? हरिसेना, जिन्होंने ये केव्स जो हैं बनाई हैं। और अच्छा देखो, जो अजंता में केव्स हैं टोटल 30 केव्स हैं ये। ठीक है, और ये 30 की 30 केव्स कौन से रिलीजन को डेडिकेट की हुई हैं? बुद्धिज्म को। ठीक है, बुद्धिस्ट लोगों को डेडिकेट की हुई हैं। यहाँ पे बुद्धिस्ट आर्ट्स हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, बुद्धा की पेंटिंग्स हैं, मुराल पेंटिंग्स हैं। ठीक है, अब बुद्धिज्म में ना केव्स में दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है चैत्या, दूसरा होता है विहारा। चैत्या बेसिकली क्या है? वर्शिप हॉल, जहां पे सारे मिलके क्या करेंगे? प्रेयर्स करेंगे। ठीक है, और दूसरा विहाराज क्या है? जहां पे मॉन्क्स, ये जो मॉन्क्स होते थे ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये क्या करते थे? साल में 2 महीने के लिए रुक जाते थे एक जगह पे। जब सावन का महीना आता था इंडिया में, तब ये ट्रेवल नहीं करते थे। बाकी पूरा साल क्या करते रहते थे? ट्रेवल करते थे, भीख मांग के, मतलब भिक्षा लेके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन साल के 2 महीने क्या करते थे? एक ही जगह पे रहते थे। तो ये जो ये विहाराज हैं, ये मोनेस्ट्रीज होती थी इनकी, जहां पे ये स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, अपने रहने के लिए इन्होंने बनाई हुई थी। ठीक है, समझ गए? किसने डिस्कवर की थी ये अजंता केव्स? कैप्टन जॉन स्मिथ ने। किसने डिस्कवर की थी? कैप्टन जॉन, ब्रिटिशर था ये, कैप्टन जॉन स्मिथ, जिसने ये डिस्कवर की थी। समझ में आया? उसके बाद देखो, मैसूर में ना वृंदावन गार्डन करके है। क्या है? वृंदावन गार्डन है मैसूर में। मसूरी नहीं, मैसूर कर्नाटक में। मसूरी अलग है। ठीक है, तो किसने बनाया था ये? मैसूर में मैंने आपको बताया था किसकी किंगडम थी? वोडियार डायनेस्टी थी मैसूर में जो रूल करती थी। ठीक है, तो ये वोडियार डायनेस्टी के ही एक रूलर थे जिनका नाम था कृष्णा राजा वोडियार 4। ठीक है, इन्होंने बनाया था 1930s में। ठीक है, वृंदावन गार्डन। ठीक है, और इसके पास ही एक डैम है जिसका नाम है कृष्णा राजा सागर डैम। क्या नाम है? कृष्णा राजा सागर डैम, जो कावेरी रिवर पे है। और ये फेमस किस लिए वृंदावन गार्डन? यहाँ पे ना एक म्यूजिकल फाउंटेन चलता है। ठीक है, देखा आपने म्यूजिकल फाउंटेन कहीं पे? आप इधर भी आजकल म्यूजिकल शो होता है बागे बहू में। ठीक है, देखा आपने? हाँ, कलर जैसे माउंटेन फाउंटेन्स, वैसे कलर अलग अलग फोटोज बनते हैं, पीछे गाने चल रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग ऐसे फोटो स्टोरी सुनाते हैं बेसिकली वो, और गाने भी चल रहे होते हैं पीछे, वो उसको बोलते हैं म्यूजिकल फाउंटेन। तो यहाँ का ये कभी यूट्यूब पे देखना, वृंदावन गार्डन का जो म्यूजिकल फाउंटेन है वो कितना अच्छा है। ठीक है, उसके लिए फेमस है ये बेसिकली। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा। क्या है? बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर ने। अकबर ने जब गुजरात जीता 1572 में, 1576 में सॉरी, तो उस अपनी जीत की जो याद है उसको मनाने, जीत को मनाने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए उसने क्या किया? ये बनाया बुलंद दरवाजा। ठीक है, और ये बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया इसने? फतेहपुर सिकरी कॉम्प्लेक्स में। ये फतेहपुर सिकरी कॉम्प्लेक्स पूरा अकबर ने बनाया। ठीक है, इसमें जोधाबाई पैलेस है और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें इसने बनाई हैं। तो वहां पे ही बुलंद दरवाजा बनाया, जिसकी हाइट कितनी है? 54 मीटर। और किससे बनाई? रेड सैंडस्टोन से बनाया। किससे बना? रेड से। और इसे इसमें ना एक इंस्क्रिप्शन है, लिखा हुआ है कुछ। क्या लिखा है? द ग्रेटनेस ऑफ फेथ ऑफ गॉड, कि भगवान में विश्वास रखोगे तो वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, समझे? और ये जो फतेहपुर सिकरी कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा का पूरा क्या है? इट इज अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह है जॉग फॉल्स। ये जॉग फॉल्स कहां पे है? कर्नाटक में एक रिवर फ्लो करता है जिसका नाम है श्रावती रिवर। क्या नाम है? श्रावती रिवर। शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वहां पे ये बड़े फेमस फॉल्स है। ठीक है, कितनी हाइट है इनकी? 253 मीटर। कितनी? 253 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो अकबर स्टॉम्ब। ठीक है, अकबर का मकबरा, जहां पे उसको दफनाया गया था। किसने बनाया ये?
इसके बेटे ने किस, कौन, जहांगीर, ठीक है। और कहां पे बनाया ये, सिकंदरा, आगरा में। आगरा में सिकंदरा एक जगह, वहां पे बनाया। और किस पत्थर से बनाया, रेड सैंडस्टोन से। किस पत्थर से, रेड सैंडस्टोन से। और इसमें हमें चार बाग स्टाइल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर दिखता है। चार बाग स्टाइल मतलब कि बीच में एक बिल्डिंग है, उसके आसपास बाग बनाए हुए हैं चारों तरफ, तो इसको बोलते थे हम चार बाग स्टाइल। क्या बोलते थे, चार बाग स्टाइल। मुगलों ने ये फेमस किया था। लोधीज ने बेसिकली गार्डन आर्किटेक्चर, यहाँ पे लोधियों ने गार्डन बनाना स्टार्ट किया था इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया गेट, जानते हो, गए भी हो गए आप, ठीक है ना। इंडिया गेट कहां पे है, ये दिल्ली में है। पर पता है किसने बनाया, किसने बनाया, ये इसको डिजाइन किया है सर एडविन लुटियंस ने। दिल्ली जितनी भी है ना, दिल्ली में चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे राष्ट्रपति भवन है, अभी नया वाला छोड़ के जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, चाहे एमपीज के हाउसेज हैं, सबके सब किसने डिजाइन किए, एडविन लुटियंस ने। इसलिए दिल्ली को क्या बोला जाता है, लुटियंस दिल्ली। लुटियंस दिल्ली क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसी ने डिजाइन की है पूरी दिल्ली, ठीक है ना। तो अच्छा, ये किसके लिए बनाया गया था इंडिया गेट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 90,000 इंडियन सोल्जर्स जो थे वो मारे गए थे। कितने, 90,000 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। और उनकी याद में दिल्ली में क्या बनाया गया, इंडिया गेट बनाया गया था। ब्रिटिशर ने बनाया था, ठीक है, समझ गए। और ये कितना लंबा है, 42 मीटर लंबा है। और कहां से इंस्पायर्ड है ये, पेरिस में एक आर्क डी ट्रियम्फे है, ऐसा ही स्ट्रक्चर, वहां से उसने कॉपी करके इसको यहां बनाया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, रेड फोर्ट, ठीक है। रेड फोर्ट दो है बेसिकली, एक है आगरा में और दूसरा है दिल्ली में, ठीक है। ये रेड फोर्ट दिल्ली वाला किसने बनाया, शाहजहां ने। किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया, 1638 में बनाया। और जो वो वाला है आगरा वाला, ठीक है, वो शायद अकबर ने बनाया। देख लेना किसने बनाया, अकबर ने बनाया शायद वो। और ये भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। कौन सा आर्किटेक्चर है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है 2007 में। कब दिया, 2007 में। रेड फोर्ट दिल्ली, शाहजहां ने बनाया, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, सुना है गेटवे ऑफ इंडिया, कहां पे है, मुंबई में है ये, ठीक है। और ये इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का ये किंग जॉर्ज 5 आ रहा था और क्वीन मैरी आ रहे थे 1911 में इंडिया में, ठीक है। 1911 में क्या हुआ था, इंडिया की कैपिटल शिफ्ट हुई थी फ्रॉम बंगाल टू दिल्ली, है ना। तो जब ये लोग ये करने आ रहे थे तो इनकी याद में यहां पे एक क्या बनाया गया, गेटवे बनाया गया। कहां पे, मुंबई में। कितना लंबा है ये, 26 मीटर लंबा। कितना, गेटवे ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सी है, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के बारे में सब जानते हैं, कहां पे है ये, अमृतसर में, है ना। और किसकी रिलीजियस प्लेस है ये, सिखों की, है ना। किस, इसको बोला जाता है हरमंदिर साहिब। क्या बोला जाता है, हरमंदिर साहिब बोला जाता है। और ये 16th सेंचुरी ने किसने बनाया था, गुरु रामदास ने, जो चौथे सिख गुरु थे। ऐसे सिख गुरु कितने हुए हैं, 10वां कौन है, वो 10वें थे। तो 10 सिख गुरु हैं। उसके बाद उन्होंने गुरु नहीं बनाए, उसके बाद उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब थी उसी को एज ए अपना गुरु डिक्लेयर कर दिया, जो जिसमें गुरु नानक जी की और सारे जितने भी गुरु हैं उनकी टीचिंग्स को उसमें लिख दिया गया। उन्होंने बोला कि अब हमारा कोई गुरु नहीं बनेगा, ये किताब ही हमारी गुरु है, समझ गए। तो 10 ऐसे गुरु हैं, जिनमें से चौथे जो सिख गुरु थे, गुरु रामदास, उन्होंने बनवाया था गोल्डन टेम्पल, ठीक है। और 1604 में गुरु अर्जन देव ने क्या किया था, इसमें गुरु ग्रंथ साहिब जो थी वो उन्होंने इसमें रखी थी, ठीक है। ये गुरु अर्जन देव 5th सिख गुरु थे। कौन से, 5वें सिख गुरु थे। इन्होंने उधर गुरु ग्रंथ साहिब रखी थी। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह है माउंट आबू। माउंट आबू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, वैसे राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली माउंटेन रेंज है, उसके ऊपर ये दिखती है हमें। एक ही हिल स्टेशन है राजस्थान में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे दिलवारा टेम्पल है और यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है नाक्की लेक। क्या नाम है, नाक्की लेक, ठीक है। और इंडिया में ये ब्रह्म कुमारी इसके बारे में जानते हो आप, ये ओम शांति वाले जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल ब्रह्म कुमारी, जिसमें शिवानी दीदी देखे होंगे आपने उनकी वीडियोस, है ना। तो ये जो हैं ये ब्रह्म कुमारीज हैं सारे। तो ये ब्रह्म कुमारीज का हेड क्वार्टर है यहाँ पे माउंट आबू में, ठीक है। इनका सबसे बड़ा आश्रम कहाँ पे है,
माउंट आबू में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टावर ऑफ साइंस। किसको बोला जाता है टावर ऑफ साइंस? टावर ऑफ साइंस बोला जाता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को। किसको बोला जाता है? विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ा था हमने, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन साइंस, इनको हम इंडिया में जो स्पेस प्रोग्राम है उसका फादर भी बोला जाता है। ठीक है, तो उनका जो यहाँ पे ये स्पेस सेंटर है उसी को टावर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टावर ऑफ साइंस के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, स्पेस के बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट। ठीक है, कि स्पेस में हमें नए नए रॉकेट जो बन रहे हैं, नए नए मिशन भेजने हैं, वो सब यहाँ पे होता है। ठीक है, तो 1963 में इसका नाम जो है वो विक्रम साराभाई के नाम पे रख दिया गया था, जो इंडिया स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर थे। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है, दलाल स्ट्रीट। क्या है? दलाल स्ट्रीट, सुना है इसके बारे में? कहां पे है ये? मुंबई में। ठीक है, दलाल स्ट्रीट किसको बोला जाता है बेसिकली? हाँ, शेयर मार्केट को। तो क्या होता था पहले ना, जैसे अभी शेयर मार्केट, अभी करता है कोई शेयर मार्केट में, मतलब इन्वेस्ट करता है आप में से कोई? करते हो? अभी कैसे करते हो आप? एक ऐप डाउनलोड करते हो, है ना, और ऐप पे आप इन्वेस्ट करते हो, आपको कोई मिडल मैन नहीं है, बीच में दलाल कोई नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, जब ये ऐप्स नहीं था, इतना डिजिटल नहीं था, तो आपको शेयर फिजिकली खरीदने पड़ते थे, और इसमें मिडल मैन होते थे बीच में, जो ब्रोकर होते थे, उनके थ्रू शेयर खरीदे और बेचे जाते थे। ठीक है, तो ये काम सारा कहां पे होता था? मुंबई की एक जगह थी जिसका नाम था दलाल स्ट्रीट। तो इन दलालों का उस टाइम पे बड़ा बोलबाला चलता था। ठीक है, तो इसको बोला जाता था दलाल स्ट्रीट। और बाद में ये यहाँ पे क्या बना दी गई, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पे ही है। ठीक है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बनी है? 1875 में। इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंस, कि इंडिया का सारा पैसा यहाँ से ही सर्कुलेट होता है। ठीक है, सारी कंपनीज का पैसा यहाँ से ही सर्कुलेट होकर आता है। समझ गए? नेक्स्ट क्या है, एलिफेंटा केव्स। जैसे अजंता एलोरा केव्स पड़ी, वैसे एलिफेंटा केव्स भी हैं। एलिफेंटा केव्स बेसिकली मुंबई के पास एक आइलैंड है, उसके ऊपर है ये एलिफेंटा केव्स। ठीक है, और ये कब बनाई गई थी? 5th और 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटाज रूलर्स थे, उन्होंने ये बनाई थी। किसने बनाई थी? राष्ट्रकूटाज ने ये बनाई थी। ठीक है, और ये केव्स हिंदुइज्म को भी डेडिकेटेड है और बुद्धिज्म को भी डेडिकेटेड है। इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा गया था 1987 में। नेक्स्ट प्लेस है चेरापूंजी एंड मायनस्वेरन। चेरापूंजी जानते हो क्यों फेमस है? क्यों फेमस है? दुनिया की सबसे वेटेस्ट जगह अगर कोई है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वो ये दो जगहें हैं, चेरापूंजी और मानसरान। दोनों कहां पे हैं? मेघालय में। कहां पे हैं? मेघालय में। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है दुनिया में। साल की ऑन एन एवरेज यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर बारिश होती है। राजस्थान में कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर, इतनी ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक फेमस लिविंग रूट्स ब्रिज भी है, जो पेड़ों की जो रूट्स होती है ना, उनसे ही ब्रिज बन गया, क्योंकि यहाँ पे इतनी वेजिटेशन है, बारिशें इतनी है, जंगल इतने घने घने हैं, तो पेड़ की रूट से ही एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं हम? लिविंग रूट्स ब्रिज। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग रूट्स ब्रिज कहाँ पे? कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश भी कहाँ होती है? इन्हीं दो जगह पे। अगर दोनों जगहें हो ऑप्शंस में, तो किसको टुक मारोगे? मानसरन में ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी से। नंबर 1 पे मानसरन है, दूसरे नंबर पे चेरापूंजी है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्या है, हम्पी। हम्पी सुना है नाम? हम्पी तुंगभद्रा रिवर है कर्नाटक में, जिसके किनारे पे ये हम्पी शहर है। ये हिस्टोरिकल सिटी है हम्पी। विजयनगर एम्पायर हुआ करता था पहले कर्नाटक में। ठीक है, जिसके कृष्ण देवराया बड़े फेमस किंग रहे हैं हमारे। ठीक है, अब उसी किंगडम में, ये किंगडम का जो कैपिटल थी कहां पे थी? हम्पी में थी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बड़े सारे मंदिर हैं, ठीक है, पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है 1986 में। कैपिटल थी किसकी? विजयनगर एम्पायर की। और यहाँ पे फेमस हिंदू टेम्पल्स हैं, जैसे कि वीरूपक्षा टेम्पल और विठला टेम्पल। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट है गोल गुंबज। गोल गुंबज के बारे में सुना है? गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक है, और ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है? डोम स्ट्रक्चर है। बहुत बड़ा डोम स्ट्रक्चर है। ठीक है, कब बनाया था? 17th सेंचुरी में। किसने बनाया? ये टॉम्ब है आदिल शाह का। ठीक है, जो यहाँ पे रूल करते थे। और बहुत बड़ा डोम है ये, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, कितना डायमीटर है इसका? 44 मीटर इसका क्या है? डायामीटर है, और ग्रे सैंडस्टोन से बना है। एक चीज याद रखना कि कोई भी बिल्डिंग जो ग्रे सैंडस्टोन से बनती है वो काफी स्ट्रांग बिल्डिंग होती है। ठीक है, अगर कंपेयर करोगे ग्रे सैंडस्टोन वाली ज्यादा मजबूत होगी कि रेड सैंडस्टोन वाली, तो ग्रे वाली ज्यादा स्ट्रांग होगी। सुंदर कौन सी होगी? रेड वाली। पर स्ट्रांग कौन सी होगी? ग्रे वाली। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हावड़ा ब्रिज। कहां पे है हावड़ा ब्रिज? कोलकाता में। कौन सी नदी के ऊपर है? हुगली रिवर के ऊपर। हुगली रिवर किसको बोलते हैं हम? गंगा की ही एक, मतलब गंगा जहां पे फरक्का बराज है, वहां से गंगा की एक ब्रांच कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। दूसरी ब्रांच कोलकाता में जाती है, जिसको हुगली बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये हुगली के ऊपर एक पुल है जो किसको, कोलकाता को कनेक्ट करता है हावड़ा से। ठीक है, तो कोलकाता को 1943 में बनाया गया था, और ये सारा का सारा किससे बना हुआ है? स्टील से बना है ये। और ये कैंटिलीवर ब्रिज है। कैंटिलीवर ब्रिज समझते हो? कैंटिलीवर, कैंटिलीवर ऐसे ब्रिज होते हैं जिनको ना एक तरफ से ही सपोर्ट मिली है। ऐसे स्ट्रक्चर्स, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी हो तो आपको समझ आएगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें सपोर्ट एक तरफ से है, इस तरफ से इसको सपोर्ट है, दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? कैंटिलीवर स्ट्रक्चर्स। जैसे आपके घर की बालकनी जो होती है वो क्या होता है? अगर आपने उसके नीचे पिलर्स नहीं डाले हैं तो वो क्या है? कैंटिलीवर है। समझ गए? हाँ, कि पीछे से तो सपोर्ट है पर आगे उसको फ्री छोड़ा हुआ है, उसको कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो हाँ हाँ, जहां भी होती है। तो हावड़ा ब्रिज एक क्या है? कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? जंतर मंतर। क्या है? जंतर मंतर बड़ा फेमस है भाई। कहां पे है ये जंतर मंतर? राजस्थान में। किसने बनाया था? हाँ, जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने। और ये जंतर मंतर फेमस क्यों है? क्योंकि ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जहां से आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो कि प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या क्या हैं। तो ये ऐसी लोकेशंस पे बनाया है कि जहां से आप ऑब्जर्व कर पाओ कि प्लैनेट्स की। सोचो उस टाइम पे जय सिंह ने बनाया, कितने एडवांस थे वो लोग। ठीक है, कि प्लैनेटरी पोजीशंस क्या, उनको स्टडी करने के लिए, सन को, मून को, मार्स को, उनको स्टडी करने के लिए ये ऑब्जर्वेटरीज बनाई हुई हैं उन्होंने। ठीक है, समझ गए? और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा। नालंदा बेसिकली क्या है? इट वाज ए एंशिएंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, और कैसी यूनिवर्सिटी थी ये? रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी ये। रेजिडेंशियल मतलब यहाँ पे लोग अलग अलग जगह से लोग आते थे, यहाँ पे आके शिक्षा प्राप्त करते थे, और वो लोग यहाँ पे ही रहते भी थे, घर नहीं जाते थे अपने वापस, यहाँ पे ही रहते थे। उनका खाना पीना सब यहाँ पे ही होता था। ठीक है, और यहाँ पे ही वो अलग अलग विषयों पे, जैसे हिस्ट्री, ठीक है, भूगोल, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, इन सब विषयों की यहाँ पे स्टडी करते थे। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी थी। ठीक है, और बोलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी वो कितने मंजिल लाइब्रेरी थी? 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। कितनी? 9 मंजिला लाइब्रेरी थी उधर। ठीक है, लाख से ज्यादा बुक्स थी उधर। और बोलते हैं जब उसने उस लाइब्रेरी को आग लगाई थी तो वो कई महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही थी, इतनी किताबें थी वहां पे। अभी उसके अवशेष, मतलब ऐसे आपको उधर स्ट्रक्चर्स दिखते हैं पुराने, थोड़ा थोड़ा दिखता है। हाँ, अभी बन गई है रियो, नालंदा यूनिवर्सिटी बन चुकी है नई वाली। ठीक है, पर पुराने टाइम में बहुत बड़े एरिया में थे, अभी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, क्योंकि इतनी पुरानी बात है, वो चीज़ें बह गई हैं आदि, पर थोड़ा थोड़ा कुछ हमें रिमेन्स मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया है? 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कुतुब मीनार। जानते ही हो, दिल्ली में किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो फाउंडर था किसका? स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर था कुतुबुद्दीन, पहला मुस्लिम रूलर इंडिया में। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी ने ये क्या बनाया? कुतुब मीनार बनाया। ठीक है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है 1993 में। ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक मीनारेट है। ब्रिक स्ट्रक्चर दुनिया में कोई अगर सबसे बड़ा है मीनार की शेप में तो वो कुतुब मीनार है। कितना लंबा है ये? 73 मीटर। कितना? 73 मीटर लंबा है। देखा है कुतुब मीनार? ठीक है, तो बस ये लास्ट 3 प्लेसेस हैं। ठीक है, लास्ट 3 प्लेसेस हैं कौन कौन सी? सबसे पहले है बृहदेश्वर टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? बृहदेश्वर टेम्पल है तमिलनाडु के थंजावर एरिया में। कौन से एरिया में? थंजावर, तमिलनाडु में। और ये कब बनाया गया था? 1003 और 1010 एडी के बीच में। किसने बनाया था? चोला डायनेस्टी एक रूल करती थी तमिलनाडु वाले एरिया में, और चोला डायनेस्टी के किंग थे जिनका नाम था राजा राजा वन। क्या नाम था? राजा राजा वन। इनके एक बेटे थे राजेंद्र वन, उन्होंने भी काफी अच्छे मंदिर बनाए, और इन्होंने भी। ठीक है, राजा राजा वन। और ये मंदिर किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। ठीक है,
और ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर के बेसिकली दो स्टाइल्स है, एक नगरा स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया में फेमस हुआ, और दूसरा द्रविड़ा स्टाइल जो साउथ इंडिया में फेमस हुआ। याद रखना, द्रविड़ा और नगरा, द्रविड़ा साउथ इंडिया और नगरा नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया 1987 में। दूसरा मंदिर कौन सा इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स खजुराहो, कहां पे है, सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। और ये किसने बनाया है, चंडेला किंग्स ने। किसने बनाया है, चंडेला डायनेस्टी एक यहाँ पे रूल करती थी, उन्होंने ये बनाए हैं, ठीक है। खजुराहो के मंदिर 950 से 1050 एडी के बीच में बने। और ये कौन से स्टाइल में बने हैं, नगरा स्टाइल में, नॉर्थ इंडिया का जो स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का। और यहाँ पे इरोटिक थीम्स आपको दिखती हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्सुअल पोजीशंस में यहाँ पे आपको ये बाहर इसके जो है स्कल्पचर्स बने हुए हैं, ठीक है, देखें आपने, ठीक है। तो सेक्सुअलिटी को दिखाया हुआ है कि सेक्सुअलिटी क्या है, ठीक है, वो लोगों को समझाया गया है इसमें। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया कब, 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोमतेश्वर स्टैचू। कौन सा स्टैचू है ये, गोमतेश्वर स्टैचू है। और ये डेडिकेटेड है टू, किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड बाहुबली को। किसको, बाहुबली, ये वो वाला बाहुबली नहीं, कटप्पा वाला नहीं, ये वाला बाहुबली, ठीक है। कहां पे है ये, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला बेसिकली कर्नाटक में एक जगह है, श्रवण बेलगोला, वहां पे है। और ये 17 मीटर का एक स्ट्रक्चर है जो मोनोलिथिक स्टेज, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर समझते हो, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक हो गया कि जब आपने चीजें जोड़ जोड़ के कुछ बनाया, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपने एक पत्थर लिया बड़ा, उसी को काट काट के उसमें से बनाया। तो ऐसी चीज जो एक ही चीज को काट काट के बनाई है उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये गोमतेश्वर स्टैचू क्या है, इट इज द टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू इन द वर्ल्ड, कि टॉलेस्ट स्टैचू है दुनिया में जो मोनोलिथिक है, मतलब एक ही चीज से तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है। इसको किससे बनाया, ग्रेनाइट से। तो ग्रेनाइट का एक ही कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर था, उसको तोड़ तोड़ के ही उसमें से हमने ये 17 मीटर का टॉल स्ट्रक्चर बनाया। याद रखना, टॉलेस्ट है इसलिए मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। और ये बनाया किसने था, चामुंडा राया ने बनाया था, जो गंगा डायनेस्टी के एक रूलर थे, ठीक है, समझ गए। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है 2014 में, ठीक है। मेरे को लगता है इतनी सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस बहुत हैं आपके लिए। कितनी हैं ये, मेरे हिसाब से 15-20 तो होंगी, 20 है ना, तो इतनी काफ़ी हैं। इनको अच्छे से कर जाओ तो हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। ऐसे तो देखो हिस्टोरिकल बहुत सारी प्लेसेस हैं, छोटी मोटी। मंदिर ही हम करने पे आ जाएं तो ऐसे बड़े मंदिर हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास इतना एक नंबर का क्वेश्चन आना है, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल भी मैंने कर ली, जो मंदिर वाली सी रिलीजियस वो भी हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली, ठीक है।